रोज की तरह उस दिन भी नवीन अपने वही पुराने स्कूटर को किक मार कर चालू करने की कोशिश कर रहा होता है। इस कबाड़ स्कूटर से मैं तंग आ गया हूँ। एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। कभी कभी मन करता है कि कोई घोड़ा या गधा ही ले लूं रोज आने जाने के लिए। ना रोज किक मारने की झंझट और ना पेट्रोल का खर्चा। तभी स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और नवीन ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को ऑफिस से आते टाइम रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है। अरे दोस्त, बड़े दिनों बाद मिले, क्या हाल चाल है? बस ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? अरे दोस्त, घुड़सवारी का एक कंपटीशन होने वाला है 2 हफ्ते बाद, तो मैंने भी भाग लिया है उसमें। अब बस एक अच्छा सा घोड़ा लेना है। बातें करते करते वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राजू अस्तबल जाता है। अरे भैया, ये घोड़ा कितने में दोगे? मुझे घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए एक अच्छा से अच्छा घोड़ा चाहिए। शक्ल देखी है तूने अपनी? तेरी इतनी औकात नहीं जो तू इन नायाब घोड़े की कीमत दे सके, समझा? अरे भैया, इसमें कैसी औकात? मुझे घुड़सवारी पसंद है, मैं कर सकता हूँ। चल चल, गधे जैसी शक्ल वाले गधे पर सवारी कर। कहकर अस्तबल वाला राजू को धक्का मारकर अस्तबल से बाहर निकाल देता है। अब मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी कर नहीं सकता। माना कि मैं पैदाइशी रईस नहीं हूँ, तो क्या मैं घुड़सवारी नहीं कर सकता? ऐसा? परेशान राजू सोचते सोचते और खुद से बात करते करते जंगल में चलता ही जा रहा था कि उसकी नजर एक गधे पर पड़ती है। क्यों ना मैं इस गधे पर ही प्रतियोगिता में भाग ले लूं। आखिर गधे और घोड़े में फर्क ही क्या है? दोनों के ही 4 पैर, 2 कान और 1 पूंछ होती है। आखिर भाई भाई ही तो है गधे और घोड़े। और कितना अलग होगा कि सब घोड़े पर और मैं गधे पर। सबका ध्यान मुझ पे ही जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब तो बस मेरे ही नाम की चर्चा होगी हर जगह। बस फिर क्या था, राजू अपनी तरकीब को अंजाम देने के लिए उस गधे को अपने घर ले जाता है। उसे खिलाता पिलाता है, देख रेख करता है। अब वो दिन आ ही गया जब सब अपने घोड़े के साथ तैयार खड़े थे प्रतियोगिता के लिए। राजू अपने गधे पर बैठ कर आता है। वहाँ खड़े सब लोग ये नजारा देखकर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। अरे अरे, ऐसे देखो, घोड़े पर गधा सुना था, पर गधे पर गधा पहली बार देखो। माना कि प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी था। प्राइज में मेडल के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे, पर पैसों के लालच में अपना ही मजाक बनवा लो। ये कहाँ की समझदारी है? हाँ तो क्या हो गया? अगर मैं गधे पर आया हूँ तो मुझे घोड़ा नहीं मिला कहीं, और मेरे लिए बहुत जरूरी था भाग लेना। प्रतियोगिता शुरू होती है। जैसे ही सीटी की आवाज के साथ हरा झंडा फहराया जाता है, सब लोग अपने अपने घोड़े की लगाम कसते हैं और रेस शुरू होती है। राजू भी अपने गधे पर हाथ फेरता है आगे बढ़ने के लिए, पर गधा वहीं ढेंचू ढेंचू करने लगता है। बड़ी, ये देखो नया नया नमूना। बड़े शौक से आया था गधे पर सवारी करने, पर बड़ी, गधे ने तो शुरू होते ही जवाब दे दिया। लोगों की ताने और गधे की हरकत देखकर राजू बहुत दुखी होता है और बीच प्रतियोगिता में से ही वापस आ जाता है और कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। मैं क्या करूं? अगर मेरे पास घोड़ा खरीदने के पैसे नहीं है तो मैंने इतनी मेहनत से एक हल निकाला था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से मेरा ही मजाक बन गया। अब मैं और ताने नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। गधे को वहीं किनारे पर छोड़कर राजू कुएं में छलांग मार देता है और मर जाता है। वो गधा ये सब देखकर जोर से धेंचू धेंचू करने लगता है। गधा दौड़े दौड़े यहाँ वहाँ भागने लगता है, पर कोई मदद नहीं कर पाता। हार कर वो आंखों में आंसू लिए वहीं कुएं के किनारे बैठ जाता है। फिर आधी रात को तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, मानो मौत का तूफान आ रहा हो। तभी कुएं से अचानक जोर जोर से डरावनी हंसी की आवाजें आने लगती हैं। मुझे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहते हुए एक भूत कुएं से उड़ता हुआ बाहर निकलता है और उसी गधे पर बैठकर जंगल की तरफ जाने लगता है। मुझे पता है तुम क्या पूछ रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ, एक तुम ही थे जिसे मेरे दुख का अंदाजा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ।
भूत गधे पर पूरी रात गांव में चक्कर काटता है। एक घर की खिड़की खुली होती है। अरे, ये इतनी रात का एक गधे पर कौन घूम रहा है? अंधेरे की वजह से चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा। अजी, जरा देखिए तो, कहीं ये बुर्बक राजू तो नहीं जिसके बारे में पूरा गाँव बातें कर रहा था? वो गधे पर रेस लगाने वाला। हाँ, वही। वरना इस टाइम और कौन गधे पर फेरी मारेगा? कहकर सांवरी और उसका पति रौनक जोर जोर से हंसने लगते हैं। रुको, इससे जरा मजे लेके आता हूँ। रौनक आव देखता है न ताव, बिना सोचे समझे बाहर आकर गधे वाले को आवाज देने लगता है। ओ गधे की औलाद, उस दिन की बेइज्जती कम पड़ गई क्या? तो आधी रात में फिर से गधे पर घूम रहा है? इतना सुनते ही गधे पर बैठा भूत मुड़ता है, जिसे देखकर रौनक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या बोला बे? बेइज्जती! इज्जत तो तेरी जाएगी अब। जैसे ही रौनक भूत देखता है, उल्टे पांव भागने की कोशिश करता है। अरे बाप रे, मर गया रे। मैं तो इसे नालायक राजू समझ रहा था, पर ये तो भूत है। आजकल के भूत ऐसे भी होते हैं क्या? जो गधे को सवारी बनाते हैं। भाग बेटा भाग। रौनक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर भूत उसे पीछे खींचने लगता है और उसे गधे की पूंछ से बांधकर घसीटता हुआ पूरे गांव का चक्कर काटता है। अरे गधे वाले भूत जी, अरे मुझे माफ कर दो। अरे मेरी ज़बान फिसल गई थी, मेरे मुंह से निकल गई ऐसी बात। आए। लाख माफी के बाद भूत रौनक को उसके घर के आगे फेंक कर वापस जंगल में चला जाता है। अजी, आप राजू को मजा चखाने गए थे और खुद धूल चाट कर आ रहे हैं। सांवरी को अपनी हालत पर हंसता देख रौनक की आते पीते निकलने लगती हैं। अरे, मैं यहाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन गया और तू खड़ी खड़ी दांत दिखा रही है। तेरी तो मैं। जैसे ही रौनक सांवरी को एक और थप्पड़ जड़ने के लिए आगे बढ़ता है, सांवरी चिल्लाती हुई अंदर भाग जाती है। रौनक के साथ हुई घटना पूरे गांव में फैल जाती है। अक्सर ही लोग भूत को गधे पर आता जाता देखते हैं रातों को, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो जाकर मामला पता कर सके। यहाँ जो भी गधे पर सवारी करने पर मजाक बना था, भूत उसको उसी रात सबक सिखाता। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम चीनू और नवीन बाजार जाते हैं कुछ खरीदारी करने, पर रास्ते में ही उनका स्कूटर बंद पड़ जाता है। हाय, इस खटारा को बेच क्यों नहीं देते? चुप कर करमचली, बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बाप ने 4 पहिए की गाड़ी दे दी हो दहेज में। मेरे बाप को मत लाओ बीच में, और इस कबाड़ से अच्छा है गधा ही ले लो तुम भी। चीनू गुस्से में रिक्शा पकड़ती है और घर आ जाती है। तभी नवीन को एक आवाज सुनाई देती है। ये लो मेरा गधा और गधे पर घर चले जाओ। नवीन यहाँ वहाँ देखता है और जो देखता है मानो उसकी किडनियां मुंह से बाहर निकल आई हो। भूत भूत भूत! अरे नवीन, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या? मैंने भूतों से कब दोस्ती की? भागो भूत भूत! नवीन स्कूटर वहीं छोड़ भागने लगता है। तभी भूत उसके आगे गधे के साथ फिर से प्रकट हो जाता है। नवीन, मैं हूँ राजू, डर मत मुझसे। राजू का नाम सुनकर नवीन एक पल को रुकता है और पूछने लगता है, क्या मजाक कर रहे हो? मेरा दोस्त राजू इस प्रतियोगिता के बाद ही कहीं चला गया था और तुम भूत हो। तुम राजू कैसे हो सकते हो? भूत फिर उसे सारी घटना बताता है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये समाज दूसरों की दिक्कत, मजबूरी जाने बिना ही उनका मजाक बनाने लगता है। मैं कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। अब कुछ भी करने से क्या होगा? देखो दोस्त, मैं तुम्हारी जिंदगी तो वापस नहीं ला सकता, पर तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें दिलाने की कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। अगले दिन नवीन अखबार में राजू के साथ हुई घटना छपवाता है, जिसे पढ़कर सारे गांव वालों को पछतावा होता है और वो सारे मिलकर कुएं से राजू की लाश निकालते हैं और उसका देह का संस्कार करके उससे माफी मांगते हैं। एक गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई होती, इसलिए वहां के सारे नदी नाले सूख जाते हैं। अरे भैया, इस बार भी बहुत ही गर्मी है। सारे नदी नाले सूख गए हैं। अब की बारिश ना हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। सही कहा खो भाई, हमारी तो पिछली फसल भी खराब हो गई थी। इस बार अगर कुछ ना हुआ तो भूखे मर जाएंगे।
तभी उनका दोस्त रामू भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मैंने तुम दोनों की सब बात सुन ली है, क्यों ना हवन करा कर देख लिया जाए, हो सकता है भगवान मेहरबान हो जाए। ऐसा सोचकर वो तीनों मुखिया के पास जाते हैं। उनकी बात सुनकर मुखिया हंसने लग जाते हैं। तुम तीनों भी इतने अंधविश्वासी हो। भला हवन से बारिश होगी, लेकिन तुम तीनों भगवान का काम करवा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। चलो मिलकर हवन कर लेते हैं। फिर गांव वाले मिलकर हवन करने लगते हैं। हवन होने के अगले ही दिन गांव में मानसून आ जाता है और गांव में झमाझम बारिश होने लगती है। लगत है कहीं कृपा रुकी रही, हवन करते ही कृपा चालू हो गई। सही कह रहे हो भैया, इस बार तो बढ़िया फसल होगी। हाँ। लेकिन गांव वालों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। बारिश और तेज होने लगती है और गांव में पानी भरने लगता है और गांव वाले डरने लगते हैं। अरे दीनू भैया, लागत है आप हवन में घी ज्यादा डाल दिए थे। बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। अगर ऐसे ही रहा तो थोड़ी देर में पूरा गांव ही डूब जाएगा। तभी गांव वालों को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। एक औरत एक मकान की छत पर खड़ी होती है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। कोई बचाओ, मेरा घर डूब रहा है, बचाओ मुझे और मेरे बच्चे को, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उस औरत का घर गांव का सबसे छोटा घर होता है। सब लोग अपने घर की छतों से उसे देख रहे थे, लेकिन ज्यादा पानी भरे होने के कारण गांव के लोग औरत की मदद के लिए नहीं जा पा रहे होते। तभी पानी ज्यादा होने की वजह से औरत का घर बह जाता है और औरत बाढ़ के पानी में फंस जाती है। बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, बचाओ मेरा बच्चा भी डूब जाएगा। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एक नागिन आकर चुड़ैल और उसके बच्चे को किनारे पर ले जाती है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें किनारे पर ले जाऊंगी। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो नागिन जैसी दिखती हो। मैं कोई भी हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो तुम मुझे अपनी जान बचाने वाली ही समझो। नागिन औरत को किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है और वापस पानी में चली जाती है। बारिश भी लगातार होती रहती है। एक रात गांव के एक घर में एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ होती है। दोनों बच्चे कई दिनों से भूखे होते हैं। माँ, हमें भूख लगी है, खाना दो, नहीं तो हम भूख से ही मर जाएंगे। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। बस आज किसी तरह मान जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम जरूर करूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना दो। अरे छोटू, ऐसे नहीं कहते। एक बार बारिश रुक जाए तो माँ कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आ जाएगी। फिर औरत के दोनों बेटे शांत होकर सोने चले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं तो पहले से ही गरीब थी और लोगों के घर झाड़ू पोछा करके अपनी रोजी रोटी चलाती थी। आपने इतनी बारिश करके वो भी बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो ऐसा सोच रही होती है कि तभी वही नागिन उसके घर पर दस्तक देती है। नागिन के हाथों में राशन की थैलियां होती है। औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और नागिन को देखकर डर जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम डरो मत, मैं एक नागिन हूँ और तुम गांव वालों को मुसीबत में देखकर यहाँ आ गई हूँ। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बातें सुन ली थी। ये लो राशन और अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाओ। फिर नागिन औरत को राशन देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से बारिश होनी भी बंद हो जाती है और गाँव में भी पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और लोग बाहर आने जाने लग जाते हैं। एक रात नागिन नदी के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ से रामू और दीनू गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर नागिन पर पड़ती है। अरे दीनू भैया, वो देखो नागिन, इसे पकड़ लो, नहीं तो ये हम लोगों को खा जाएगी। सही कह रहे हो दीनू, लेकिन हम दोनों के बस की बात नहीं है इसे पकड़ना। इसे पकड़ने के लिए और लोग चाहिए। सही कह रहे हो दीनू भाई, एक काम करो, मैं इस पर नजर रखता हूँ, तुम चुपचाप जाकर गांव वालों को बुला लाओ और हाँ, मछली पकड़ने वाला जाल जरूर ले आना। दीनू वैसा ही करता है और गांव में जाकर गांव वालों को ले आता है और गांव वाले चुपके से जाकर नागिन के ऊपर जाल डाल देते हैं। नागिन जाल में कैद हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले, अच्छा हुआ
इस नागिन पर हमारी नजर पड़ गई, नहीं तो कसम से ये तो पूरे गांव को ही मार डालती। सही कह रहे हो दीनू भैया। तभी रामू बोलता है, अरे क्यों बातों में समय बर्बाद कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ इसे मार डालो, कहीं आजाद हो जाएगी तो हम सबको मुश्किल में डाल देगी। आग के हवाले कर देते हैं इसको, है? रामू की बात मानकर गांव वाले नागिन को आग लगाने बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वही गरीब औरत वहां आ जाती है और गांव वालों से कहती है, रुक जाओ, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? इसने तो कितने लोगों की जान बचाई है बाढ़ के समय। गरीब औरत की बात सुनकर कई और लोग भी आ जाते हैं जिसकी जान उस नागिन ने बचाई होती है। हाँ हाँ, शांता बहन सही कह रही है, इस नागिन ने मेरी भी जान बचाई थी बाढ़ के समय। उन लोगों की बात सुनकर गांव वाले रुक जाते हैं और डरते डरते नागिन को आजाद कर देते हैं। एक बात बताओ, तुम यहाँ कर क्या रही हो नागिन बेटी, और गांव वालों की मदद क्यों कर रही हो? मैं हिमालय में अपने पति नाग और बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वहाँ एक काली चुड़ैल आई और धोखे से मेरे पति और मेरे बच्चों को मार कर खा गई। तब से मैं बदले की आग में चल रही हूँ और उस चुड़ैल का पीछा कर रही हूँ। लेकिन वो चुड़ैल इस गांव में है क्या जो तुम यहाँ आई हो? है? हाँ, वो इसी गांव में है। ये बारिश उसी चुड़ैल ने करवाई थी ताकि तुम गांव वालों की जान ले सके। लेकिन नागिन बेटी, हमने तो उस चुड़ैल को गांव में कभी देखा ही नहीं। वो हाँ, वो यहाँ है और हमारे बीच में ही है। क्यों दीनू, है ना हमारे बीच में? नागिन की बात सुनकर दीनू डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन गांव वाले दीनू को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दीनू, सब सच सच बताओ क्या बात है, नहीं तो गांव वाले मार मार कर तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था। मुझे ये चुड़ैल एक जंगल में मिली थी, इसके बहकावे में आकर मैंने गांव वालों को मारने और फिर उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची थी। मुझे माफ कर दो। तभी नागिन गुस्से में आकर दीनू को पकड़ लेती है और बोलती है, बता दुष्ट, उस चुड़ैल को कहाँ छुपा रखा है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। आपके डर से वो जंगल में ही छुपी हुई है। मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ, लेकिन आप मुझे मत मारो। फिर दीनू, नागिन और गांव वाले जंगल की ओर जाते हैं और जंगल में पहुंचकर नागिन और गांव वाले छिप जाते हैं और दीनू चुड़ैल को बुलाता है। दीनू के बुलाने पर चुड़ैल बाहर आती है। आओ मेरे बिजनेस पार्टनर, आओ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर पूरा गांव तुम्हारा है। तभी चुड़ैल को देखकर नागिन और बाकी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। नागिन को देखकर चुड़ैल हंसती है और बोलती है, तू यहाँ भी आ गई। लगता है तुझे भी तेरे पति और बच्चों के पास भेजना पड़ेगा। अपनी मौत से बचते हुए भाग रही है और मुझे ही मारने के सपने देख रही है। दुष्ट चुड़ैल, बहुत लोगों को परेशान किया है तूने, आज तू नहीं बचेगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है। छोड़ दे मुझे, जाने दे, मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुझे छोड़ दूं? तू तो मेरे बच्चों और पति की हत्यारन है, तू मर कर ही यहाँ से जा पाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन को अपनी कुंडली में दबाकर मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। बेटी, तुम कहीं और मत जाओ, तुम्हें देखकर लोग मार डालेंगे। तुम यहीं हम गांव वालों के साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। फिर गांव वाले और नागिन एक साथ गांव में रहने लगते हैं। एक गांव के बाहर एक जंगल था। उस जंगल में चुड़ैल का साया था। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसके एक पैर में पोलियो हो गया था, जिसके कारण वो सही से चल फिर नहीं पाता था और उसके दोस्त भी नहीं थे। राजू के ऐसा होने के कारण गांव के और बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और एक दिन बार बार की छेड़ाछाड़ी की वजह से राजू परेशान हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। राजू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा होता है। तभी वहाँ वही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मैं अब मरना चाहता हूँ, मुझे सब छेड़ते हैं और मेरे लंगड़ेपन का मजाक बनाते हैं। मैं इन सब से दुखी हो गया हूँ। राजू, यही तो जीवन है,
जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम्हें इन सारी समस्याओं से जूझना और लड़ना पड़ेगा, इसलिए ऐसे हिम्मत मत हारो। फिर चुड़ैल राजू का हाथ पकड़ती है और उड़ाकर राजू के घर ले जाती है और राजू के घर से कुछ दूर उतार देती है। अगले दिन टिंकू और बंटी राजू के घर के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी राजू को देखकर वो राजू को फिर से छेड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये हैं वो बच्चे जिनकी वजह से तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ी। फिर चुड़ैल अदृश्य रूप में राजू के साथ बंटी और टिंकू के पास जाती है और राजू को बंटी को धक्का देने का इशारा करती है। जैसे ही राजू बंटी को धक्का देता है, चुड़ैल बंटी का हाथ पकड़कर उड़ाकर ले जाती है और दूर से गिरा देती है। ये देखकर टिंकू डर जाता है। एक दिन चुड़ैल और राजू छत पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। चुड़ैल के हाथ में एक पोटली होती है कि तभी जया छत पर आ जाती है और चुड़ैल को देखकर डर जाती है। राजू, हट, उसके पास से, वो एक चुड़ैल है। रुकिए बहन जी, मेरी बात सुनिए। इसमें राजू की कोई गलती नहीं है। मैं ही बेवकूफ थी जो इसमें अपने बेटे की छवि देख रही थी, और इस पोटली में मेरे गहने हैं जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मुझे मार दिया था। ये आप क्या कह रही हैं भला? एक बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है? हाँ मेरी बहन, मैं सही कह रही हूँ। मेरे बेटे ने ही मुझे पैसे के लिए मार डाला था। तुम्हारे राजू में मुझे अपना बेटा दिखा, बस इसीलिए इसकी मदद का मन हो गया। तुम ये पैसे ले लो और इसका इलाज करा दो ताकि इसे कोई भी तंग ना कर सके। चुड़ैल जी, लेकिन हम आपके पैसे कैसे ले सकते हैं? ये आपके हैं। मैं चुड़ैल इन पैसों का क्या करूंगी? तुम इलाज कराओ राजू का, ताकि ये मनहूस पैसे किसी के काम तो आ सके। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। एक बार की बात है, टिंकू रात को जंगल के रास्ते से वापस घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। मुझे पास के गांव जाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाइए। टिंकू अपनी मस्ती में साइकिल चलाकर गांव की ओर चल देता है। तभी देखते ही देखते वह लड़की चुड़ैल में बदल जाती है। टिंकू की साइकिल के पीछे उस चुड़ैल को बैठा देख सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे सब इधर उधर भागने लगते हैं। आओ ना, अब मुझे इश्क का मंजन चखाओ ना। ये टिंकू कब से इंतजार कर रहा है। फिर जैसे ही टिंकू उसका घूंघट उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भागो रे भागो, अरे मर गया रे, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। भाई, हमें इस चुड़ैल को किसी तरह इस घर से निकालकर उस मंदिर के पास लेकर जाना होगा। लेकिन भाई, हम ऐसा करेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। फिर वे सब गांव वाले टिंकू को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे भूत का भेष पहना देते हैं। ए चुड़ैल, देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो ये सब गांव वाले तुम्हें मिलकर मार देंगे। फिर चुड़ैल टिंकू की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। सभी गांव वाले छुप छुप कर उन्हें देखने लगते हैं। फिर टिंकू जानबूझकर उस चुड़ैल को मंदिर के रास्ते से ले जाने लगता है। अरे नास मिटे, ये मुझे किस रास्ते से ले आया? चुड़ैल जी, मैं तो आपको सही रास्ते से ले जा रहा था। अब अचानक से ये मंदिर सामने आ गया, तो मेरी क्या गलती है? फिर वो चुड़ैल मंदिर की ओर देखकर डरने लगती है। तभी टिंकू उस चुड़ैल को पीछे से धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है। मंदिर की सारी घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ फंस गई। अरे कमबख्त, तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अरे मर गई रे, हाय रे। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं।